सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए हम सभी की प्रेरणा व ऊर्जा के परम स्रोत परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी तथा हम सभी की मार्गदर्शिका पूज्या दीदी जी को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी प्रभारी बहनों सहित राज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी समेत सभी योगिनी बहनों को मेरा प्रणाम। आपका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के सत्र का जो हमारा मुख्य विषय है वो है एक आदर्श योग शिक्षक और उसकी एक आदर्श योग कक्षा। तो सबसे पहले सभी अपनी डायरी निकाल लीजिए, डायरी पेन निकाल लीजिए और आपको एक एक बिंदु नोट करते जाना है, क्योंकि ये जो सत्र है ये केवल बौद्धिक सत्र नहीं है कि केवल सूचनाएं जानकारी प्राप्त करना और कभी हमें काम पड़े तो वो सूचनाएं हमारे काम आएंगी। ये सत्र ऐसा नहीं है। ये सत्र परीक्षा का सत्र है। एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए आपको स्वयं की परीक्षा करनी है कि जिस आदर्श योग कक्षा की हम बात करेंगे, आपकी कक्षा उस पैमाने पर खरी उतरती है या नहीं, और जिस आदर्श योग शिक्षक की हम बात करेंगे, आप स्वयं उस कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। तो कौन कौन सी चीज़ें आप पहले से ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने अपने स्थान पर, अपने अपने प्रदेश पर, फिर भी कभी कभी कुछ चूक रह जाती हैं, कभी कुछ कमी रह जाती है, कुछ न्यूनताएं रह जाती हैं, जिसके कारण और अतिरिक्त जो लाभ प्राप्त हो सकता है वो हमें कई बार नहीं हो पाता। तो उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो समय कम है, इसलिए बिना किसी भूमिका के सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। आदर्श योग शिक्षक की बात करते हैं। आप सभी योग शिक्षिकाएं हैं। एक आदर्श योग शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ज़रा आप ही बताइए। एक किसी गुण का नाम बताइए। अनुशासन। योग का अर्थ ही है अनुशासन, अनुशासन ही योग है। तो योग शिक्षक के अंदर अनुशासन होना चाहिए। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात है कि यदि आप एक योग शिक्षक हैं तो आपको स्वस्थ होना चाहिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी के शरीर में कोई थोड़ी बहुत समस्या है तो वो योग शिक्षक नहीं है। आदर्श योग शिक्षक कोई एक दिन में तो नहीं बन जाता ना, धीरे धीरे करके बनता है। तो हमें पहले पता तो हो कि हमारी मंजिल क्या है और उसके लिए हम प्रयास करें। तो आदर्श स्थिति ये है कि आप जब योग करा रहे हो तो आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और यदि हमारे शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है, कभी सर दर्द हो जाता है, थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है, थोड़ा शरीर में घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द हो जाता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं एक योग शिक्षिका हूँ। तो मेरा प्रयास ये होना चाहिए कि मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग ना हो। बात गलत तो नहीं कही मैंने, सही बात बोली। दूसरी चीज़, पहली चीज़ क्या, उससे स्वस्थ होना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत मूल चीज़ें हैं, दूसरी बात ये है कि एक योग शिक्षक को, चूँकि वो योग शिक्षक है तो उसको योग का पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, प्रामाणिकता से ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप महिला पतंजलि योग समिति से जुड़े हुए हैं और पतंजलि के जितने भी संगठन हैं उसमें जो भी जिस तरह से भी योग कराया जाता है वो कैसे कराया जाता है, जैसा हमारे परम पूज्य गुरुदेव कराते हैं। तो हमारे गुरुजी जैसा भी योगाभ्यास कराते हैं वैसा हमें करना आए और कराना आए।
जैसा गुरुजी कराते हैं, जिस तरह से पैकेज कराते हैं, जिस क्रम से कराते हैं, जिस पद्धति से कराते हैं, जो भी उसका मेथड है, जो भी उसका तरीका है, वो हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। सभी सुन रहे हैं ध्यान से? अगर वो आपको आएगा तो आप अच्छे से योग की कक्षा ले पाएंगे। तो दूसरी चीज़ क्या है? जो आप योगाभ्यास करा रहे हैं, जो आप प्राणायाम का अभ्यास करा रहे हैं, जो आप ध्यान आदि का अभ्यास करा रहे हैं, बंधों का अभ्यास करा रहे हैं, मुद्राओं का अभ्यास करा रहे हैं, एक्यूप्रेशर का अभ्यास करा रहे हैं, जो भी आप योग का अभ्यास करा रहे हैं, तो आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। और वो जानकारी पूरी कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि प्रातःकाल यदि आप परम पूज्य गुरुदेव के योग के सत्र को सुनते हैं तो अपने आप आपको सारी जानकारी हो जाएगी। और एक प्रश्न आएगा मन में कि उस समय तो हम योगाभ्यास कराते हैं, तो हम कैसे उस समय सत्र अटेंड करें? तो आपको दिन में जब भी समय मिले, दिन में, दोपहर में, भोजन बनाते हुए, रोटी बनाते हुए, कई टाइम पे हम अपने समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि प्रातः काल का परम पूज्य गुरुदेव का जो योग का सत्र है वो आप चाहे टीवी से या फ़ोन से, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी भी प्रकार से सुन सकें, उसको हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो दूसरी बात क्या बोली? एक योग शिक्षक के अंदर दूसरा गुण क्या होना चाहिए? आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों की। योगाभ्यास का पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसको स्वयं वो करते आना चाहिए। अब यदि आपके घुटनों में दर्द है, मान लीजिए आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो आप मंडूकासन कैसे कराएंगे? अब आपकी कक्षा में यदि कोई ऐसा रोगी आ जाए जिसको डायबिटीज़ है, तो वो तो इस उम्मीद से आएगा कि मैं इनकी योग कक्षा में आ रही हूँ, तो मेरी ये डायबिटीज़ की समस्या ठीक होनी चाहिए। और वो ठीक कैसे होगी? जब आप उसको मंडूकासन कराएंगे। और मंडूकासन कब करा पाएंगे? जब आप वज्रासन लगा पाएंगे। और वज्रासन कब लगा पाएंगे? जब आपके घुटने स्वस्थ होंगे। तो आपको समझ आ रही है, एक योग शिक्षक होना कोई छोटी बात नहीं है। एक योग शिक्षिका होना अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करने वाला कार्य है, बशर्ते कि हम उसको बहुत प्रामाणिकता से करें। तीसरा योग शिक्षक का गुण, उसको नॉलेज होना चाहिए औषधियों का। औषधि जो घरेलू नुस्खे होते हैं, क्योंकि यदि आपकी कक्षा में कोई साधक आता है, कोई बहन आती है, वो आपसे कहती है कि मुझे अर्थराइटिस है, गठिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, सभी ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी बात है। आपकी कक्षा में कोई नई बहन आती है और कहती है कि मुझे अर्थराइटिस, गठिया की प्रॉब्लम है, क्या ये ठीक हो सकती है? सिंपल सी बात है, आपने सुना है परम पूज्य गुरुदेव से कि अर्थराइटिस ठीक होता है, तो आप कहेंगे कि हाँ, आप योग करो, ठीक हो जाएगा। लेकिन हम चूक कहाँ जाते हैं पता है? फिर क्या होगा? वो बहन आपके पास 1 महीना, 2 महीना योग करेगी तो भी उसको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। क्यों? कब नहीं होगा? योग करके भी कई बार हम सुनते हैं कि हम 6 महीने से योग कर रहे हैं, हमें लाभ नहीं हो रहा। हम 6 महीने से आपकी क्लास में आ रहे हैं, हमारे रोग थोड़ा भी कम नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? ये आपके अनुभव की बात होगी। उसका कारण ये है कि बहुत सारी चीज़ें सपोर्टिव होती हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में आकर के कोई पूरा सूक्ष्म व्यायाम कर रहा है, अर्थराइटिस के सारे आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, और घर जाके खा रहा है दही, लस्सी, चटनी, अचार, मौसमी का जूस, शिकंजी, तो उसको लाभ कैसे होगा? खटाई से तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। तो आपके योग शिक्षक होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि किस रोग में कौन सी चीज़ खाना है और कौन सी चीज़ को नहीं खाना है, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है। नहीं तो आप योग तो कराएंगे और उस बहन को जब 6 महीने लाभ नहीं होगा तो वो आपकी क्लास छोड़ के चली जाएगी। फिर आपको क्लास लेते हुए भले 5 साल हो गए, लेकिन आपकी कक्षा में साधकों की संख्या 20। क्या कारण है? वो आप नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चूक रहा है। इन चीज़ों को तभी आप एक आदर्श योग शिक्षक कहलाएंगे। सबसे पहली चीज़, आप स्वयं स्वस्थ हों। दूसरी चीज़, आपको योग के अभ्यास की पूरी जानकारी है। अगर आपको विधि ही ठीक से नहीं पता
तो व्यक्ति करेगा पर लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए विधि आपकी सही होनी चाहिए, योग कराना, प्राणायाम कराना आना चाहिए। तीसरी बात, खाने पीने के बारे में पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर रोग में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। चौथी चीज़, कुछ औषधियाँ, क्योंकि हमारी योग कक्षा में हर प्रकार के लोग आते हैं, हर प्रकार की मेंटलिटी वाले लोग आते हैं। आप सबको बहुत अलग अलग प्रकार की औषधियाँ कि आप वहाँ जा कर के खरीद करके लाओ। आप पतंजलि के स्टोर आप कह सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है आपकी बात को हर कोई मानेगा। यदि आप कहें कि आप पतंजलि के स्टोर पे जा कर के मधुनाशिनी मधुकृत लेकर के आओ, उसको खाओ, तो वो शायद एक सेकंड के लिए इतनी व्यवस्था जुटाने में, घर से निकलने में, दवाई लेकर के आने में कई बार टाइम नहीं मिलता, भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो हो सकता है 10 दिन निकल जाएं। लेकिन यदि आपको ये पता है कि खीरा, करेला, टमाटर का जूस यदि पी लें, उससे डायबिटीज़ में लाभ मिलता है, तो वो शायद दूसरे दिन से शुरू कर देगी। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ये बहुत स्वाभाविक बात है। इसलिए आपको औषधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। किसी को अर्थराइटिस है, आप यदि उसको कोई दवाई सजेस्ट करेंगे तो उसको लेने में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन यदि आप उसको कहेंगे कि मेथी को भिगो करके रात में सुबह उसके पानी को पीना, या थोड़ा हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर आप गर्म गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम लो, तो वो शायद दूसरे दिन से, उसी दिन शाम से शुरू कर दे और उसको लाभ होना शुरू होगा। लाभ होना शुरू होगा, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ आपकी कक्षा में आएगी, अपने साथ 4 को और लेकर के आएगी। तो ये पद्धति होती है कक्षा की। हम चला रहे हैं लेकिन हमें प्रामाणिकता नहीं है, वो कुशलता नहीं है, तो कार्य तो हो रहा है। कुछ ना करने से तो बहुत अच्छा है कि आप कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों पर यदि हम ध्यान दे दें तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आता है, बहुत सुंदर आता है। तो औषधियों का ज्ञान होना चाहिए और परहेज़ का पता होना चाहिए। ज़रा बताइए मैंने कौन कौन से पॉइंट बताए? पहला, सभी बोलिए, पीछे तक बोलना है सबको। पहला पॉइंट, स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा, उसको योग के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा, आयुर्वेद का, औषधियों का ज्ञान होना चाहिए। चौथा, परहेज़ का, आहार का भी उसको पता होना चाहिए। ये सारी बातें यदि पता रहेंगी तो आपकी कक्षा में जो भी साधक आएगा, जो भी बहन आएगी, उसको डेफिनेटली 100% लाभ होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और उसको लाभ ना हो। पांचवी चीज़, आपका व्यवहार बहुत आवश्यक होता है कि हमारा व्यवहार ठीक हो, क्योंकि जो लीडर होता है, जो नेतृत्व करने वाला होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत होती है, उसको बहुत धैर्य भी रखना होता है। आपकी कक्षा में बहुत टाइप के लोग आ सकते हैं। आपकी कक्षा में आकर के कोई आपको कह सकता है कि मान लीजिए आपकी आंखों पर उसको चश्मा दिख जाए, तो वो आपको आके कह सकता है कि आपकी आंखों का चश्मा तो उतरा नहीं, आप हमें योग सिखाएंगे, ऐसा भी बोल सकता है। अब वहाँ पे यदि आप उतावले हो जाएं, वहाँ पे यदि आप रिएक्ट कर दें, तो फिर तो कोई परिणाम नहीं निकला। इसीलिए व्यवहार की कुशलता, ये एक योग शिक्षिका की कुशलता है कि आपकी कक्षा में यदि 30 बहनें आती हैं तो उन 30 बहनों को चाव होना चाहिए कि कब सुबह हो और कब हम इस बहन की कक्षा में पहुँचें। ये चाव होना चाहिए। और वो कब होता है? जब आपको अपनी कक्षा में आने वाले एक एक साधक के बारे में पता है। आपकी कक्षा में जितनी बहनें आती हैं या कोई भाई आते हैं या कोई बच्चे आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनके शरीर में कौन सी समस्या है। ऐसा नहीं कि हम आ गए, हमने करा दिया, सामने जो आया उसने कर लिया, चला गया, हमें कुछ नहीं पता उसको लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कक्षा में यदि कोई आ रहा है तो इसको क्या समस्या है, कितने समय से समस्या है, और इसकी जो समस्या है उससे रिलेटेड योग हम उसको कराएं। आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आपको स्वयं भी सीखना पड़ेगा। आपकी कक्षा में कोई आ जाए जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, अब यदि आप उसको खूब आसन ही आसन कराया और आपने प्राणायाम में ज़्यादा समय नहीं दिया तो उसको लाभ पूरा नहीं मिलेगा। माइग्रेन के लिए तो 1-1 घंटा वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करे। तो आप उसको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करा करके कह सकते हो कि अब आप साइड में बैठो, तब तक हम बाकी लोगों को कराते हैं, आप अनुलोम विलोम करो।
तो उस समय को जब वो अनुलोम विलोम में प्रयोग करेगा, उसको कुछ ही दिन में लाभ मिल जाएगा। लेकिन यदि आपकी क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको मोटापा है, उसको अपना वेट कम करना है, अब यदि आप उसको 1 घंटे तक प्राणायाम करा दो, वो दूसरे दिन आएगा ही नहीं, वो कहेगा कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए आपको 1 घंटे तक उसको लगातार स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जो भी मोटापे के आसन होते हैं उसमें एंगेज रखना पड़ेगा। ये कुशलता आपकी है कि कैसे आप अपनी कक्षा में आने वाले एक एक साधक को एंगेज रखते हैं। और फिर दूसरी बात, एक वाक्य बोलना होता है कि बहन, रोग में कुछ लाभ मिला, ठीक हुआ, कुछ आपको फर्क समझ में आ रहा है, आपको जो सावधानी बताई है वो आप रख रहे हो, कोई मोटा व्यक्ति है, उसको आपको पतला करना है, आपने उसको डाइट बताई, तो आप दूसरे दिन उससे पूछ लो आपने डाइट फॉलो की, तीसरे दिन आप पूछ लो डाइट फॉलो की, आपको कुछ लाभ मिला। सिर्फ इतना सा कहना होता है, क्योंकि ये जो संसार है ना, आज वैसे भी रिश्ते, संबंध, नाते कितने उथले हो गए हैं, नहीं फर्क पड़ता, परिवार में भी आपस में लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या है, किसकी क्या समस्या है। लेकिन जब एक योग कक्षा में कोई बहन हमारा इतना ख्याल रखती, एक बार यदि पूछ भी लेती है कि आपकी समस्या में कोई लाभ हुआ, तो सामने वाला व्यक्ति ना इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, क्योंकि आज संसार में यही चीज़ नहीं है। सिर्फ इतना सा प्रयास हमें अपनी तरफ से करना है, लोगों को लगेगा कि दिन बीते, रात बीते, जल्दी सुबह 5 बजे हम फला बहन की कक्षा में जाएं, वहाँ पे जाकर के हमको शांति मिलती है, हमको अच्छा लगता है, हम 20-30 लोगों में एक परिवार का भाव आता है, अपनापन का भाव आता है। ये योग्यता, ये कुशलता आप में होनी चाहिए। फिर आप देखो, आपको कहना पड़ेगा कि बस इतनी ही जगह है हमारी कक्षा के लिए, अब और लोग मत आओ, ये कहना पड़ेगा। आपकी कक्षा में 50-50, 100-100 लोग और भी अधिक लोग भी आएंगे, ये आप स्वयं कहेंगे। अभी हमें आपसे पूछना पड़ता है कितनी साधक आते हैं, 20 आते हैं, तो हम आपको कहते हैं इसको 30 करो, 40 करो, 50 करो। फिर आपको एक क्लास को स्थापित करके दूसरी क्लास किसी और जगह खोलनी पड़ेगी, ये स्थिति आएगी। और इससे लाभ क्या है? कोई आर्थिक लाभ तो आपको मिलता नहीं, ये तो सर्वविदित है, लेकिन इतना लाभ मिलता है, आपको वो लाभ प्राप्त होता है जो संसार में किसी और चीज़ से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, क्या कहा जाता है? और आप यदि किसी के शरीर को निरोग कर देते हैं तो उसके लिए उससे बड़ी दौलत कुछ हो ही नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकती। और उसके हृदय से जो आपके लिए दुआएं निकलती हैं, आपके लिए आशीर्वाद निकलता है, वास्तव में सच्चा आशीर्वाद होता है, जो न जाने आपकी कितनी समस्याओं को, कितनी आने वाली बाधाओं को सिर्फ आप उनके आशीर्वाद से अपने सामने से हटा लेते हैं। ये आशीर्वाद होता है बड़ों का। और जब हम किसी की सेवा करते हैं और हृदय से जो उसके अंदर से आशीर्वाद निकलता है, वो सबसे बड़ी दौलत होती है, और वो आपको जीवन में हर जगह विजयी करेगी। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, एक योग शिक्षक के अंदर। और फिर अनुशासन, यदि हमने योग कक्षा लगाई, उसमें 10, 20, 30 बहनें आ रही हैं, और यदि हम ही बीच बीच में नहीं जा रहे हैं, हम ही किसी दिन गैप कर रहे हैं, तो फिर उनका उत्साह नहीं बन पाता, वो परिवार वाली भावना नहीं आ पाती। जबकि होना क्या चाहिए कि किसी आपकी बहनों को पता होना चाहिए कि ये जो बहन कक्षा लेती है, ये कभी भी गैप नहीं करती। आज यदि एक दिन बाई चांस किसी कारण से नहीं आई है, तो आपकी कक्षा की पूरी बहनों का फ़ोन आ जाए आपके पास कि क्या हुआ, आज आप क्लास में नहीं आए, सब ठीक तो है। लेकिन यदि आप फ्रिक्वेंटली यदि गैप करते रहते हैं, तो लगेगा ठीक है, तो कई बार नहीं आती है, ठीक है, नहीं आई होंगी, हम अपना करके चलते हैं। तो ये भाव आना चाहिए। ये भाव तब आएगा जब आप खुद करेंगे। खुद जब करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी सपोर्ट करता है। संसार का ये नियम है, जब व्यक्ति कुछ कार्य शुरू करता है तो शुरू में लोग विरोध करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जब हम लगे रहते हैं तो संसार भी स्वीकार करता है। कब तक विरोध करेगा? जब आप सही हैं तो स्वीकार करेगा ही करेगा। वही लोग जो विरोध करते हैं वही कल आपके सपोर्ट में आएंगे और कहेंगे कि बहन हो तो ऐसी, सेवा भाव हो तो ऐसा, व्यवहार हो तो ऐसा, चरित्र हो तो ऐसा। ये आदर्श आपको स्थापित करना है। तो आदर्श योग शिक्षक के ये गुण हैं, समझ में आए? तो समय कम है क्योंकि अभी आपका एक सत्र और होने वाला है, तो अब हम तुरंत ही दूसरी बात पे आते हैं, एक आदर्श योग कक्षा।
अभी तक हम एक योग शिक्षक की बात कर रहे थे, बहुत वृहत विषय है लेकिन समय की थोड़ी न्यूनता है। आपकी आदर्श योग कक्षा वो है कि आपकी कक्षा में कम से कम कम से कम 30 से ऊपर 35-40 तक योग साधक आए। ये कम से कम है। अधिक से अधिक जो अच्छी क्लास होती है वो तो 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक भी साधक जिस कक्षा में आते हैं, ऐसी भी कक्षाएं हैं, ऐसी भी बहनों से हम मिले। तो लेकिन कम से कम आपकी कक्षा में 30, 35, 40 तक तो साधक आने चाहिए। और उसके लिए क्या करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपकी कुशलता है, यदि आप कुशल हैं तो जैसे पुष्प में यदि रस होता है तो पुष्प को बुला बुला करके कहना नहीं पड़ता मेरे पास रस है मधुमक्खियों आओ मेरे पास से ले जाओ, ऐसे नहीं कहना पड़ता। मधुमक्खियाँ खुद आती हैं, उसके आसपास घूम करके उससे रस लेकर के जाती हैं। उसी प्रकार से यदि हम में योग्यता होती है, कुशलता होती है, शुरू में थोड़े एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं, लेकिन यदि आप कुशल हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आपकी कक्षा में आने वाले जो साधक हैं वही आपका बड़ा प्रचार कर देंगे यदि वो प्रसन्न हैं तो आदर्श योग कक्षा, आपकी कक्षा में कम से कम 30, 35, 40 से ऊपर साधक आने चाहिए। 50, 60, 70, 80 तक आने चाहिए। यह आपका टारगेट है जिसको आपको यहाँ से जा कर के अचीव करना है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं संक्षेप में कहती हूँ। आपकी कक्षा का जो रिपोर्ट है, जो रजिस्टर है, उसको अवश्य मेंटेन कीजिए। जैसे अभी भी हम सभी आप लोगों से मिल रहे हैं तो आपने कहा हमारी 1 क्लास चलती है, हमारी 2 क्लास चलती है, 3 चलती है, 5 चलती है, 10 चलती हैं, 20 चलती हैं, पर हम कैसे माने कि चलती हैं? यूँ तो हम मानेंगे आप इतना कार्य कर रहे हैं, वो आपके जीवन से दिख रहा है, पता चल रहा है, लेकिन फिर भी उसका एक तरीका होता है। तो यदि आप क्लास लेते हैं, आपकी कक्षा में 20 बहनें आती हैं, 30 बहनें आती हैं, तो आपके पास उन 20 बहनों के नाम, उन बहनों के नंबर लिखे होने चाहिए। आपने किस समय योग कक्षा, किस डेट में अपनी योग कक्षा शुरू की थी, वो आपको नोट डाउन होना चाहिए। आपकी कक्षा में कौन से साधक को कौन सी समस्या थी और उसने ठीक किया, वो आप वहाँ पे डालिए, वो आप लिखिए, वहाँ पे कोट कीजिए। आप कभी कोई कार्यक्रम करते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, और भी कोई अनेक कार्यक्रम, दीपावली, होली आदि मनाते हैं, उसमें यदि आप कोई सेलिब्रेशन करते हैं सारी बहनें मिल करके, इकट्ठा होकर के, तो उससे रिलेटेड आपका भी कोई फ़ोटोज़ हैं वो आप उसमें लगाइए। ऐसे रिपोर्ट तैयार करते हैं। डेट लिखिए। आपने यदि कोई बड़ा कार्यक्रम किया, किसी को सम्मानित किया, किसी को बुलाया, किसी का लेक्चर करवाया, उसमें यदि कोई गेस्ट आए, किसी बड़े व्यक्ति को बुलाए, उसका नाम कोट कीजिए, उसकी डेट लिखिए कि आपने फला दिन ये कार्य किया। आपको यदि कहीं से कोई दान आता है, आपका किसी ने सपोर्ट किया है, ये भी आपकी उपलब्धि है कि आपके कार्य से प्रसन्न होकर के किसी ने आपको दान किया है, वो कोट कीजिए। आपने उसका कैसे प्रयोग किया वो कोट कीजिए। ये तरीका होता है आपकी कक्षा के रजिस्टर का। आपकी एक पूरी समिति होती है, आपकी जिला प्रभारी के साथ, तहसील प्रभारी के साथ एक संगठन मंत्री होता है, एक महामंत्री होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है, एक सोशल मीडिया प्रभारी होता है। सबको अपने कार्य की रिपोर्ट करनी चाहिए कि हमने कब कौन सा कार्य किया, ताकि आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकें, दिखा सकें। और ये कैसी होनी चाहिए? पूर्ण ईमानदारी के साथ, क्योंकि योग अपने आप में बड़ा दिव्य कार्य है, दिव्य सेवा है। तो इसको पूर्ण ईमानदारी के साथ जब हम करते हैं तो आप, कोई बहन यदि किसी ने 10 क्लास स्थापित की हुई हैं, जो हमारी जिला प्रभारी हैं, कार्यकारिणी हैं, उन बहुत लंबे समय से लगी हुई हैं, 10-10, 20-20, 50-50 क्लासेस भी स्थापित की हुई हैं, तो आप यदि कह दोगे कि हमने 30 क्लास स्थापित की हैं, 30 कक्षाएं स्थापित की हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हम आपसे कहेंगे वो 30 कक्षाओं का डाटा दिखाओ। तो आपने, मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, आपने 2019 में किसी पार्क में कोई कक्षा चलाई थी और आपने अब उस कक्षा की जिम्मेदारी किसी एक बहन को दे दी और अब आप कहीं और कक्षा चला रहे हैं, तो आपके पास ये डाटा होना चाहिए कि क्या वो क्लास अभी भी चल रही है, उसको कौन बहन ले रही है, उसमें कितने लोग आते हैं, उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर, और आप फ्रिक्वेंटली उस कक्षा में जाते रहिए कि वो ठीक से चल रही है, नहीं चल रही है।
समझ में आ रही है बात? और जब भी आपको यहाँ पर केंद्र में बुलाया जाए कि आप यहाँ आइए, आपका शिविर होता है, तो आपको अपनी हर प्रकार की रिपोर्ट लेकर के आना चाहिए। जो भी कार्य आपने किया है वो सारा आपको लेकर के आना चाहिए कि आप दिखा सकें कि ये हमारा कार्य है। और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हमें भी अच्छा लगता है। आपकी जितनी रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी कार्यालय में जमा होती हैं। आज के कई वर्षों बाद जब इतिहास बनेगा तो आपका भी नाम यहाँ पर होगा कि उस समय पर इस बहन ने इतनी योग कक्षाएं चलाई थी, इतने समय तक योग कक्षाएं चलाई थी, इतने साधकों को उनको निरोग बनाया था, उनको स्वास्थ्य लाभ दिया था। तो ये पुण्य का कार्य है। तो आई बात समझ में? आई बात समझ में? बोलते नहीं हो आप। समझ में आई अच्छे से सारी बातें? इस सत्र को यहीं पर पूर्णता प्रदान करेंगे और समय समय पर कक्षा के पूर्व में, बाद में, जैसा अनुकूल समय जान पड़ेगा, इससे रिलेटेड और भी बातें आपको बताते रहेंगे। लेकिन इन बातों को केवल लिखना नहीं है, क्योंकि ये दूसरे के काम की बात नहीं है, ये आपके स्वयं के काम की है। तो इसको आपको जा कर के ऐसे ही अप्लाई करना है। ठीक है? तो आइए एक बार शांति पाठ करते हैं। सभी सीधे बैठ जाइए। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो नमः।